गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 7 अक्टूबर 2025 है और कल जो भी न्यूज़ इवेंट्स चर्चा में रहे, खासतौर पर जो एग्जाम ओरिएंटेड है, यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो, तो उनमें जो भी करंट अफेयर्स उसे एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे मंजीरा रिवर यहाँ पे न्यूज़ में थी, तो मंजीरा रिवर एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? कृष्णा रिवर की। तो कृष्णा और मंजीरा दोनों रिवर के बारे में जानेंगे, क्या है उसकी, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी, उसका मैप भी देखेंगे, सब सारे एनालिसिस करेंगे। फिर पीएम सेतु योजना यहाँ पे चर्चा में थी, उसको यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे। माइग्रेटरी स्पीसीज है ओटोलन, उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। कोंका 25 एक्सरसाइज रही है, उसके बारे में पूरी डिटेलिंग है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस है, उसको एक्सप्लोर करेंगे, स्टैटिक उसका देखेंगे। फिर केरल में अगर हम देखें तो वाना पुष्पम चर्चा में था। फिर केरल का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेस्टर्न घाट्स है, क्या कहाँ कौन से नेशनल पार्क है वहाँ पे, तो ये सब कुछ एनालिसिस अगर आप देखो ना तो 15 से 20 मिनट के अंदर हम करने वाले हैं। आईएनएस सहाद्री को लेके हो, चाहे अगर आप देखो तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज के पहले जो एमसीक्यू है। पहले एमसीक्यू इसके बारे में यहाँ पर है, देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मंजीरा रिवर। मंजीरा रिवर के बारे में आपको सही कथन बताना है। इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर फ्लोइंग थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना। तो ये क्या है? ट्रिब्यूटरी है किसकी? जो कृष्णा रिवर की, और जो फ्लो करती है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? इट इज ओरिजिनेटेड इन बालाघाट रेंज, जो बालाघाट पहाड़ियों से निकलती है महाराष्ट्र में और ज्वाइन करती है गोदावरी को निजामाबाद में। निजामाबाद में गोदावरी को ज्वाइन करती है। तीसरा, द सिंगूर डैम निजाम सागर प्रोजेक्ट आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तो जो सिंगूर बांध है, निजाम सागर परियोजना इस नदी पर निर्मित है। तो ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बने हैं। अब इनमें कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा नहीं सही है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, तो इसमें जो ये ऑप्शन है ना, ये चीज़ गलत है, क्योंकि किसके ट्रिब्यूटरी है? ये गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी। किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी रिवर की। तो यही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। जब पहला गलत हो जाता है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गोदावरी ट्रिब्यूटरी है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, बालाघाट रेंज से निकलती है। तीसरा, सिंगूर बांध निजाम सागर परियोजना इसमें बनी है, यह भी बात यहाँ पे करेक्ट है। अब अगर थोड़ा सा और इसका इंपॉर्टेंट देखें, जैसे गोदावरी के रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है। कहाँ पे है? त्र्यंबकेश्वर का नाम आपने सुना होगा, ये नासिक में है। कहाँ पे? नासिक में, त्र्यंबकेश्वर से। इसकी लंबाई कितनी है गोदावरी की? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहा जाता है गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी जो भारत के अंदर ओरिजिनेट होती है, बहती भी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी है गंगा के ऑलमोस्ट बराबर, लेकिन वो चाइना से निकलती है। तो भारत में ओरिजिनेट होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रवाह क्षेत्र अगर देखो इसका, गोदावरी कहाँ कहाँ पे? महाराष्ट्र में इसका प्रवाह क्षेत्र आपको मिलेगा, तेलंगाना में आपको मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, छत्तीसगढ़ की भी कुछ रिवर्स इसमें आके मिलती हैं, उड़ीसा है। तो ये सारी क्या है कि ये सारी स्टेट्स में इसका क्या है? इसका मतलब जल अपवाह क्षेत्र है। अब इसके ट्रिब्यूटरीज है, जैसे यहाँ से सपोज करो ये महाराष्ट्र का मैप है और यहाँ त्र्यंबकेश्वर से निकली, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इधर से जाएंगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इधर से आएंगे। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी उसको कौन कौन सी मिलेगी? मंजीरा मिलेगी, इसको मिलेगी मूसी, जिसके किनारे हैदराबाद बसा है, इसको मिलेगी पेनगंगा मिलेगी, और प्राणहिता। और दूसरी, अगर इसको 2 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मिलेंगी, पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मिलेगी इंद्रावती मिलेगी, दूसरी साबरी। तो साबरी, इंद्रावती लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मंजीरा, मूसी और पेनगंगा, प्राणहित, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी? गोदावरी की। दक्षिणी गंगा बोला जाता है जिसको, इसके बारे में आपको पता ही होगा। अब अगर आप बात करें, यहाँ पे मंजीरा रिवर भी न्यूज में थी, तो मंजीरा रिवर की लंबाई कितनी? 724 किलोमीटर है, और लगभग अगर आप देखो तो 30,000 के आसपास इसका मतलब कि जल ग्रहण एरिया है, मतलब आसपास की नदियाँ इसमें आके मिलती हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी इसकी मिलती है। जैसे अब हल्दी एक रिवर है, या नल्ला रिवर है, मन्याद रिवर है, नल्ला रिवर, ये सब की ट्रिब्यूटरी मंजीरा की। तो मंजीरा की ट्रिब्यूटरी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ गोदावरी की ट्रिब्यूटरी ये पूछा जा सकता है। राइट बैंक है, लेफ्ट बैंक है, ये सब पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली हो जाएगा। यहाँ पे हमने गोदावरी के बारे में देखा, मंजीरा के बारे में देखा, कुछ बांध थे उनके बारे में भी यहाँ पे हमने देख लिया। अब इसका मैप भी अगर आप देखो, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल में आपको इसका मैप मिल जाएगा। हर एक जो भी जोग्राफिकल लोकेशन है उसे मैं टेलीग्राम चैनल में उसका मैप डाल देता हूँ, तो वहाँ ज्वाइन करके आप उसे मैप भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे पीएम सेतु स्कीम के बारे में। यहाँ पे पीएम सेतु योजना अभी तो इसमें क्या स्टेटमेंट है? इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर, केंद्र प्रायोजित योजना है, विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 करोड़ रुपए के साथ केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा, इट एम टू अपग्रेड 1000 ITI अक्रॉस इंडिया अंडर हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत अगर आप देखिए, एक सेंटर में हब हो जाएगी, स्पोक इसके चारों तरफ हो जाएंगी, इसको पूरे भारत में 1000 ITIs में इसको लागू किया जाएगा। तीसरा, द वर्ल्ड बैंक एंड ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक को फाइनेंसिंग इनिशिएटिव, ये इसको क्या कर रहे हैं? फाइनेंस कर रहे हैं। इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अब इन तीनों स्टेटमेंट कौन सा सही कौन सा गलत है आपको बताना है। बात करें, हम तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सबसे पहले अगर आप देखो तो अभी नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ वहाँ पे समारोह हुआ था, तो पीएम मोदी ने इसको क्या किया था?
इसके बारे में शुभारंभ किया था। ठीक है, अब इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ यही है कि 1000 से ज़्यादा जो ITIs हैं उनको मॉडर्न बनाना, ITIs को मॉडर्न बनाना, जिससे स्किल्स वाले जो एजुकेशन है, स्किल इन्हेंस एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिल पाए। अब यहाँ पे 200 हब रहेंगे और 800 स्कोप, मतलब 200 सेंटर रहेंगे, उसके स्पोक्स 800 रहेंगे, इन सबको उनको मदद मिल पाएगी। अब ये भी बात सही है कि यहाँ पे ADB और वर्ल्ड बैंक द्वारा इनको मदद मिल रही है। अब अगर हम बात करें ADB के बारे में, तो ADB को इस्टेब्लिश किया गया तो 19 दिसंबर को आई थिंक, और 1966 में 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इसका मुख्यालय कहाँ? मनीला में इसका हेडक्वार्टर ADB का। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर। इसका पर्पज यही है, इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल जो साउथ एशिया उसको बढ़ावा देना, पीस पैसिफिक एरियाज़ की यहाँ पे कल्पना करना, गरीबी यहाँ से रीजन से खत्म करनी, ये यहाँ पे इसका पर्पज है। ठीक, अब अगर आप देखो जब इसको स्टैब्लिश किया गया था ना, तो इसमें कितने मेंबर थे? 31 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में अगर देखो तो 69 मेंबर हो गए किसमें? एशियन डेवलपमेंट बैंक में। अब उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एशिया के देश हैं, और भी देश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी इसमें, तो लगभग 69 देश इसमें शामिल है, यूरोप के भी, उत्तरी अमेरिका के भी। अब इसमें जब इसको स्टैब्लिश किया गया था ना, तो इसमें जापान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो अगर आप देखोगे ना, तो जापान की हिस्सेदारी इसमें सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी, लगभग वोटिंग शेयर जापान का 15% के आसपास यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो चाइना का वोटिंग शेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लगभग 6.4% का। फिर भारत का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वोटिंग शेयर 6.3% का। तो जितनी जिसकी फंडिंग वहाँ पे होती है उसके हिसाब से वोटिंग इस पैटर्न होता है। अब इसमें अगर आप देखो तो 12 के आसपास इसमें मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में जो एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और पूरा ये काम करता है एशिया रीजन में। ठीक है, और भी रीजन में काम करता है, लेकिन यहाँ पे इसका पर्पज यही है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको पता होगा, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर है। 6 संस्थाएं हैं IDA के बारे में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IBRD, जिसका वर्ल्ड बैंक बाद में नाम हुआ। तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैंने कई बार बता रखा है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, इसके तीनों आंसर यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे तीसरे MCQ की। तीसरे MCQ बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑटोलन बंटिंग। ऑटोनल बंटिंग के बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे। इट इज़ माइग्रेटरी सॉन्गबर्ड फाउंड अक्रॉस यूरोप एंड पार्ट ऑफ एशिया। ये अक्रॉस यूरोप में ही पाई जाती है, एशिया में ही पाया जाता है। दूसरा, इट प्रेफर ओपन कल्टीवेशन लैंडस्केप, अवॉइड फॉरेस्टेड एरिया। यह खुले कृषि क्षेत्र वाले में पसंद करता है रहना, वनों से ये बचता है। तीसरा, इट लिस्टेड इन वल्नरेबल IUCN में इसे वल्नरेबल में लिस्ट किया गया है। इन तीनों में आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। अब अगर आप देखो तो ये पहला जो स्टेटमेंट है तो एकदम बात सही कह रहा है कि एशिया यूरोप दोनों रीजन में इसे देखा जाता है, उड़ा जाता है। भारत में भी रिसेंटली किसी लेक के आसपास देखा गया, तो इस वजह से न्यूज़ में था, लेक इंपॉर्टेंट नहीं थी उतनी, तो लेक के बारे में हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है स्टेटमेंट। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी इनकरेक्ट है इसका, अगर आप खुले और कृषि वाले क्षेत्र इसको पसंद है। तीसरा स्टेटमेंट जो वल्नरेबल, ये इनकरेक्ट होता है। लीस्ट कंसर्न इसका IUCN स्टेटस है। लीस्ट कंसर्न मतलब कम चिंता योग्य है, वल्नरेबल मतलब थोड़ा सा और खतरनाक चिंता हो जाती है उसके संबंध में, सुभेद हो जाता। तो यहाँ पे इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा आप हटा दो, सही आंसर आप अपने आप आ जाएगा आपको 1 और 2 ओनली। अब अगला MCQ बात कर रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सरसाइज कोंकण 25। तो कोंकण जो 25 एक्सरसाइज है उसको अभी भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच हुआ। किसके बीच में? इंडिया और ब्रिटेन की, यूके की जो अगर अब नेवी उसके बीच में हुआ। इट इज़ बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके। तो ये तो मैंने आपको गलती से बता ही दिया, तो आपको पता चल गया है ना। दूसरा, इट इंक्लूड बोथ हार्बर एंड सी फेस फोकसिंग ऑन मैरीटाइम ड्रिल्स। या हार्बर और सी फेस में चरण में शामिल होते हैं, इसमें फोकस करता है। तीसरा, द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड विद INS विक्रांता ईस्टर्न फ्लीट्स एसेट्स। अब INS विक्रांता के बारे में आपको पता ही होगा कि भारत का अगर आप देखें तो 2 इस तरह के हैं जो फ्लाइट्स को, जो अगर आप देखो तो फाइटर जेट्स को भी कैरी कर सकते हैं। तो INS विक्रांता और ईस्टर्न फ्लीट्स ने पार्टिसिपेट किया इसमें। इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? D इसका सही आंसर हो जाएगा। कोंकण जो एक्सरसाइज हुई है तो बात यहाँ पे सही है। अब इसके 2 फेज होते हैं, एक तो होता है पोर्ट में होता है ना, दूसरा होता है कहाँ पे? मरीन में, समुद्र में होता है। तो दोनों फेज यहाँ पे हुए हैं। अब दोनों में इंटरऑपरेबिलिटी को ध्यान में यहाँ पे रखा गया है। 5 अक्टूबर के आसपास इनको यहाँ पे शुरू हुआ है इसका, तो बेसिकली अभी तो रनिंग में है, तो 5 अक्टूबर को ये शुरू हुआ है। तो ये कोंकण है एक्सरसाइज, न्यूज़ में था तो हमने यहाँ पे इसको देख लिया। अगला हमसे यहाँ पे बात करें किसके बारे में? वंशपुरम के बारे में, वाना पुष्पम के बारे में। वन पुष्पम के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ न्यूली डिस्कवर्ड पेरिनियल हर्ब्स स्पेसीज वेगनम हिल्स इन केरला। वेगनम जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे इसको खोजा गया है केरला में। दूसरा, इट बिलोंग टू फैमिली एस्पार्गिएसाई, लैक ऑफ ट्यूबर अनलाइक सफ़ेद मूसली। यह एस्पार्गेस से संबंधित है, इसमें सफ़ेद मूसली की तरह कंद नहीं होते, मतलब जड़ उसकी नहीं होती मूली की तरह, सफ़ेद मूसली की तरह। तीसरा, द स्पेसीज इज इंडेमिक टू द ईस्टर्न घाट्स। यह स्पेसीज जो होती है ईस्टर्न घाट के लिए इंडेमिक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका?
1 and 2 ओनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको खोजा गया, मैंने आपको बताया वेस्टर्न घाट्स में, मैं जब आपको बता रहा था कि न्यूज़ वेस्टर्न घाट चर्चा में था, तो वेस्टर्न घाट्स में से खोजा गया है। अब वेस्टर्न घाट मैप वाइज तो आपको इस रीजन में मिलेगा जहाँ पे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरल, इस रीजन में वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन वेस्टर्न घाट की खासियत और है। वेस्टर्न घाट की खासियत क्या है? वेस्टर्न घाट की टोटल लंबाई आपको कितनी मिलेगी? 1600 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक का रीजन वेस्टर्न घाट में माना जाता है। अब इसको यूनेस्को द्वारा 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया था। बहुत सारी नदियाँ वेस्टर्न घाट से मिलेंगी, जैसे आपको गोदावरी निकलती है, मैंने आपको बताया त्र्यंबकेश्वर से, वो भी वेस्टर्न घाट का पार्ट है। फिर कृष्णा रिवर निकलती है, वो भी वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ये सारी रिवर का भी मैप मैंने डाल दिया टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ जाके आप मैप भी देख सकते हैं कौन सी रिवर, जैसे गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है। तो नॉर्थ तो साउथ का भी अरेंज लगाने के लिए अगर, तो वह भी आप आसानी से कर सकते हैं। फिर पेरियार रिवर केरल में जो निकलती है, वह भी कहाँ पे? वेस्टर्न घाट का पार्ट है। मंजीरा रिवर भी वेस्टर्न घाट का पार्ट है। अब इस पूरे वेस्टर्न घाट में ना 8 के आसपास हॉट स्पॉट हैं। हॉटेस्ट मतलब कि ऐसे हॉट स्पॉट जिनको बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा इनरिच है, जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है। बहुत सारे नेशनल पार्क इसमें हैं, जैसे वेस्टर्न घाट में संजय गांधी चंद्रभागा भीमा शंकर महाराष्ट्र में, आपको महावीर मोल्लेम करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो आपको गोवा में मिलेगी। फिर आई थिंक बांदीपुर नागर होल, जैसे कुद्रेमुख कर्नाटका में आपको नेशनल पार्क मिलेंगे कर्नाटका में। एराविकुलम पेरियार साइलेंट वैली केरल में मिलेंगे। मुदुमलाई मुकुर्थी जैसे नेशनल पार्क आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। तो इस तरह से कई सारे नेशनल पार्क भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इंडियन जायंट स्क्वायर, लोमालावार सिबेट हो, इस तरह के जो एंडेमिक स्पीसीज भी वहाँ पे आपको पाए जाएंगे। अब कुछ वहाँ के इंपॉर्टेंट फाउना भी हैं, जैसे लान टेल मकाक है, नीलगिरी ताहर है, मालाबार सिवेट है, नीलगिरी लंगूर, ग्रेट हॉर्नबिल है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल एवरग्रीन रहता है ना, बहुत अच्छा है वहाँ पे। और लगभग 39 के आसपास अगर आप देखो तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या ऐसे स्थल है जिनको कहीं ना कहीं कंजर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा जाननी थी, हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसमें अगर आप देखो तो 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। बटरफ्लाई के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सह्याद्री हिल्स भी वेस्टर्न घाट्स को बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। अगला एमसीक्यू किसके बारे में कह रहा है? आईएनएस सह्याद्री के बारे में कह रहा है कि इट इज अ शिवालिक क्लास गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ टारगेटेड ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, ये क्या है टारगेटेड, ये ठीक है, हाँ, यह भारतीय नौसेना के शिवालिक वर्ग की स्टील्थ फ्रिगेट है। दूसरा, इट वॉज इंडिजेनसली बिल्ड बाई गार्डन शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, या गार्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। तीसरा, इट इज़ पार्ट ऑफ ईस्टर्न फ्लीट्स बेस्ड ऑन विशाखापट्टनम, यह विशाखापट्टनम में स्थित पूर्वी नौसेना का कमांड है। अब इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली, इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया, ये बात यहाँ पे इसका गलत। इसे किसके द्वारा बनाया गया? मझगांव मुंबई में, आपको पता है। तो मझगांव जो शिपयार्ड है ना, उसके द्वारा इसको बनाया गया। कब बनाया गया? 2012 में बनाया गया इसको, आईएनएस शिवालिक को। ठीक है, अब अगर आप देखो, लेकिन ये वर्तमान में कार्यरत कहाँ है? तो जो ईस्टर्न कमांड है ना, जहाँ पे विशाखापट्टनम में जो ईस्टर्न कमांड है भारत की, वहाँ पे इसको ऑपरेशनल है ये। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे डाउट हो जाता है कि ईस्टर्न कमांड के में कहीं पे बनी होगी, लेकिन ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये कहाँ पे बनाया गया इसको? इसके द्वारा मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, अब अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोरल ट्रायंगल। कोरल ट्रायंगल के बारे में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। इट इज़ अ मरीन रीजन इनकम्पासिंग पार्ट ऑफ द इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन, यह समुद्री क्षेत्र हिंद और प्रशांत महासागर के भागों में समेटे हुए है कोरल ट्रायंगल। इट इंक्लूड कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी। इसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, पापुआ गिनी जैसे देश इसमें शामिल है। इट कंटेन नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड कोरल स्पीसीज, सपोर्ट ओवर 100 मिलियन पीपल। तो यहाँ पे आधी से ज़्यादा प्रवाल प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब ये रीजन किसकी बात हो रही है? ये आपने मैप देख रखा है, ये आपने भारत का मैप देख रखा है, यहाँ पे आपने देख रखा है ये सारे रीजन है। यहाँ पे इंडोनेशिया है, आपने देख रखा है, पापुआ न्यू गिनी आपको यहाँ पे पता होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होगा। तो इस वाले रीजन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तीसरा भी स्टेटमेंट आपने देख लिया। अब इन तीनों में सही कौन सा है? सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीनों। कोरल जो ट्रायंगल इसे बोला जाता है, आई थिंक यहीं पे है, इसमें समुद्रों का अमेजोन बोला जाता है, अमेजोन ऑफ ओशियंस बोला जाता है, क्योंकि कोरल के बारे में आपको पता है लगभग 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए वहाँ पे। और क्या कहते हैं, ओशियन में मतलब कि एक संतुलित होना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, और समुद्र की सुंदरता भी दिखाती है कोरल्स। तो इस तरह के आपने यहाँ पर एमसीक्यू इसके बारे में था, कोरल ट्रायंगल के बारे में, जो हमने यहाँ पर देख लिया। अब अगर आप देखें इस रीजन में ना, तो टोटल वर्ल्ड की 75% के आसपास कोरल स्पीसीज पाई जाती है, और लगभग 12 से 13 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती है। इस वजह से अगर आप देखो तो ये जो बात यहाँ पे बोली जा रही है कि 10 करोड़ लोग हैं, तो ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉस्फीन पीएच3 के बारे में। फॉस्फीन के बारे में स्टेटमेंट है, इट इज अ कलरलेस फ्लेमेबल एंड हाईली टॉक्सिक गैस विद द गार्लिक
लाइक ओडर, गार्लिक की तरह, लहसुन की तरह गंध वाली एक रंगहीन गैस है कौन सा, फॉस्फीन। दूसरा, ऑन अर्थ इट्स प्रोड्यूस्ड मेनली बाय बैक्टीरिया लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में इसे अर्थ में बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तीसरा, इट हैज़ बीन डिटेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर जुपिटर एंड सन, जुपिटर और सन में इसे हाल में खोजा गया। इन तीनों में सही स्टेटमेंट क्या है बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। फॉस्फीन के बारे में यहाँ पे एकदम बात सही, कलरलेस है, ठीक है ना, फ्लेमलेस है, विषैली गैस है, ये आपको पता होना चाहिए, विषैली है, टॉक्सिक है, ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो टॉक्सिक है, इसका गंध मैंने आपको बताया कि लहसुन की तरह होता है। और अगर आप देखो एनारोबिक जो सिचुएशन होती है वहाँ पे बैक्टीरिया यहाँ पे उत्पन्न करती है, यहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, वहाँ पे अगर आप देखो तो फॉस्फीन की मदद से क्या किया जाता है, ये उत्पन्न होता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखना, बैक्टीरिया की मदद से उत्पन्न होता है, ठीक। और जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है, इसके अलावा जो कीटनाशक बनाए जाते हैं ना, उनमें पेस्टिसाइड्स में भी इसका उपयोग होता है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। अगला एमसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स असोला भट्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। इट लाइज अलोंग सदर्न रिज ऑफ अरावली रेंज अक्रॉस दिल्ली एंड हरियाणा, तो दिल्ली हरियाणा में अरावली रेंज में का पार्ट है कौन सी, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ नॉर्थ अरावली लेपर्ड कॉरिडोर कनेक्टिंग सरिस्का दिल्ली रिज, या सरिस्का दिल्ली रिज तक पहले अरावली के तेंदुआ गलियारे का भाग है। तीसरा, द डोमिनेंट वेजिटेशन टाइप ऑफ नदर्न ट्रॉपिकल मोइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, यह प्रमुख वनस्पति मोस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है, डोमिनेंट वेजिटेशन है यहाँ पे। इन तीनों में सही आंसर है 1 और 2 ओनली, यहाँ पे सही आंसर है। अब अगर आप बात करो इसकी असोला भट्टी की, तो इसका लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया, दिल्ली हरियाणा वाले क्षेत्र में इसका एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखो तो उत्तर अरावली वाला एरिया में, और ये जो तेंदुआ गलियारा है, लेपर्ड गलियारा है, उसका पार्ट यहाँ पे माना जाता है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डेसिडुअस जो बोला हुआ मतलब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द तिखिर ट्राइब के बारे में। तिखिर ट्राइब चर्चा में थी, तो तिखिर आर द इंडिजिनस नागा ट्राइब प्राइमरली इनहेबिटेटिंग नोकलैक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड, तो नोकलक जो जिला है वहाँ पे है तिखिर ट्राइब नागालैंड में। दे सेलिब्रेट तो सांगखाई फेस्टिवल डेडिकेटेड टू सैंक्टिफाइंग द शील्ड, यह सोंगल कंखी नामक उत्सव मनाते जो हथियारों की पवित्रता से जुड़ा है। तीसरा, देयर ट्रेडिशनल लैंग्वेज बिलोंग्स टू द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से इनका जो इनकी लैंग्वेज का विस्तार देखा जाता है। अब द्रविडियन एरिया तो आपको पता है ये साउथ वाला एरिया है, अब ये बात हो रही है किसकी, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे नागालैंड की, तो ये थोड़ा डाउट में लग रहा है, तो तीसरा एलिमिनेट कर दो, 1, 2 और 1 ओनली बचा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इजी लग रहा है कि हाँ ऐसा कोई फेस्टिवल है सोंगल कल्ली जिसको बोला जाता है, वो यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अब ये इनकी भाषा समूह कौन सी है, तो तिब्बतियन बर्मन, तिब्बतो बर्मन इनकी लैंग्वेज है, ठीक है ना, बर्मन। क्यों, क्योंकि आपको ये इस वाले रीजन में आपको बर्मा मिलेगा या म्यांमार मिलेगा, तो इनकी लैंग्वेज वहाँ से मैच खाती है। रही बात ये कि हथियारों के लिए फेस्टिवल, हथियारों की पूजा होती है, बात यहाँ पे करेक्ट है, तो पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 ओनली। तो आपको कैसा लगा डिस्कशन जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो शेयर करें, जितने ज़्यादा लोगों से ज़्यादा शेयर होगा तो उतने मोटिवेशन आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।